छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन। बहुजन समाज मूल निवासियों को ढेर सारा बधाई। शिवाजी महाराज की गौरवशाली इतिहास और उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी राजे भारत के महान योद्धा थे, रणनीतिकार, शासक और मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। वो कहा करते थे, शत्रु चाहे कितनी ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। उन्होंने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। शिवाजी ऐसे पहले हिंदू शासक थे जिन्होंने युद्ध विद्या में अनेक नए प्रयोग किए। उन्होंने सामुद्रिक सेना का निर्माण किया, जिससे उन्हें भारत में सामुद्रिक सेना का जनक कहा जाता है। उन्होंने युद्ध की नई शैली छापामार युद्ध, जिसे शिवसूत्र भी कहा जाता था, उसको विकसित करके मुगलों को नाको चना चबाया था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी का दुर्ग पुणे से उत्तर की तरफ जुन्नूर नगर के पास था। उनकी जीजाबाई जिजाऊ ने उनका नाम शिवाजी देवी शिवाई के नाम पर रखा था, जिसने उन्होंने एक स्वस्थ शिशु के लिए प्रार्थना की थी। शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले दक्षिण सल्तनत में बीजापुर सुल्तान के मराठा सेनाध्यक्ष थे। शाहजी राजे भोसले ने तुकाबाई मोहित से दूसरी शादी की, जिसके कारण वो अपनी पहली पत्नी शिवाजी की मां जीजाबाई की अपेक्षा करते रहे तथा दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को छोड़कर उनका संरक्षक दादोजी कोंडदेव को बना दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकें जैसे घोड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई जिजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने पति के अपेक्षा के कारण अनेक असहनीय कष्टों का सहते हुए बालक शिवाजी का लालन पालन किया और उसके लिए क्षेत्रीय वेशानुरूप शास्त्रीय शिक्षा के साथ साथ शास्त्र शिक्षा की व्यवस्था की। फलस्वरूप शिवाजी सभी कलाओं में माहिर थे। उन्होंने बचपन में ही राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। 12 वर्ष की उम्र में शिवाजी के उनके ज्येष्ठ भाई संभाजी और सौतेले भाई एकोजी को, जो पहले ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित के साथ बेंगलोर ले जाया गया, जहां उन्होंने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिवाजी का 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर से लाल महल पुणे में विवाह कर दिया गया। 1645 में किशोर शिवाजी ने प्रथम बार हिंदी स्वराज की अवधारणा दादाजी नरस प्रभु के समक्ष प्रकट की और इसके लिए प्रयास भी मावल क्षेत्र के युवकों, जो कि बड़े ही लड़ाकू होते थे, उसको इकट्ठा करके एक सेना तैयार करके शुरू कर दी। अपनी इस सेना के साथ वो खुद को मजबूत करने और अपनी मातृभूमि के ज्ञान के लिए असहंद्री रेंज की पहाड़ियां और जंगलों में घूमते रहते थे, ताकि वो सैन्य प्रयासों के लिए तैयार हो सके। इस भ्रमण द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव बाद में उनके छापामार युद्ध में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। 1645 में जब शिवाजी मात्र 15 वर्ष के थे, उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से किले से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों तथा सामंतों के हाथ सौंप दिया। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी ने इस अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश कर लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग तो तोरण का दुर्ग था,
तोरण का दुर्ग पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूध भेजकर खबर भिजवाई कि वो पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार है और एक क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर रायगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस पर दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह क्षुब्ध हुआ। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोंडना के दुर्ग पर कोन्ना किले के बीजापुरी सेनापति इनायत खान को रिश्वत देकर किले पर अधिकार कर लिया। कोंडना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। शाहजी राजे को पुणे और सूफा की जागीरदारी दी गई थी और सूफा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी मोहिते के साथ में थी। शिवाजी महाराज ने रात के समय सूफा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते के शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गई। इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकार के लिए उसके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। दो भाइयों के नियंत्रण पर शिवाजी पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। अब तक की घटना में शिवाजी महाराज को कोई युद्ध या खून खराबा नहीं करना पड़ा था। 1647 ईस्वी तक वो चाकन से लेकर नीरज तक के भूभाग भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बड़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वरोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने आबाजी सोंदेर के नेतृत्व के कोक्कण के विरुद्ध एक सेना भेजी। आबाजी कोक्कण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला मोसल्ला और राउटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए थे। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई थी। कल्याण का गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और वहां के प्रमुखों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज के हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनकर बीजापुर लाए गए। उन पर यही आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब बादशाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो गोलकोंडा का शासक था, और इस कारण आदिल शाह का शत्रु बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वो शिवाजी पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित एवं सुव्यवस्थित किया। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी राजे ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की। पर इस क्रम में जावली का राजा बांधा का काम कर रहा था। यह राज्य सतारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में मावा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित था। यहाँ का राजा चंद्रराव मौर्य था, जिसने ये जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी। शिवाजी ने मौर्य शासक चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा, पर चंद्रराव बीजापुर के
सुल्तान के साथ मिल गया। पिता शहाजी राजे की मृत्यु के पश्चात शिवाजी ने दोबारा छापा मार सन 1656 में जावली पर अधिकार कर लिया। चंद्रराव मौर्य और उनके दोनों पुत्र ने शिवाजी के साथ वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन उसके दोनों पुत्र अंत में वो बंदी बना लिए गए, परंतु चंद्रराव भाग गया। स्थानीय लोगों ने शिवाजी के इस कृत्य का विरोध किया, किंतु वो विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संग्रहित 8 वंशों की संपत्ति मिली। इसके अलावा कई मावल सैनिक और मुर्जाबाजी देश पंडे भी शिवाजी की सेना में सम्मिलित हो गए। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों के शत्रु थे। उस समय शाहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु के बाद इसका अल्पवयस्क पुत्र सिकंदर आदिल शाह बीजापुर का सम्राट बना। उसके समय भी बीजापुर में 2 गुट, एक खवास खां के नेतृत्व में एवं दूसरा बहलोत खां के नेतृत्व में सक्रिय था, जिसके कारण बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इसका लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रसिन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की डंडवाडोल राजनीतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने समरजी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, पर जंजीरों के साथ सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वारसी कर एकत्र किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बना लिया। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। इधर औरंगजेब के आगरा उत्तर की ओर लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्ला भटारी अफजल खां को शिवाजी के विरोध भेजा। अफजल खान ने 1,20,000 सैनिक के साथ 1659 में कूच किया। तुलजारपुर के मंदिर को नष्ट करता हुआ वो सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर बाई सिरवाल के नजदीक तक आ पहुंचे, परंतु शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद पर प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार इस संधि के पक्ष में थे, परंतु शिवाजी को ये वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णाजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वास्तु स्थिति का जायजा लेने अफजल खां के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णाजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खां को
एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खां को संधि वार्ता के लिए राजी किया। 10 नवंबर 1659 संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खां ने अपने कटार से शिवाजी पर वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खान को अपने वस्त्रों में छुपे बाघ नखों से मार दिया। अफजल खां की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और बसंतगढ़ में दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही साथ उन्होंने रुस्तम खां के आक्रमण को विफल भी किया। इससे राजपुर तथा दाबुल पर भी उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1661 को बीजापुर सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, परंतु रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर वो भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया, राजापुर को लूट लिया और श्रृंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक में सिद्दी जोहार के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। सन 1662 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में कोंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दाबुल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी के सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घोड़सवार हो गए थे। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 फौज लेकर सपुन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार पुणे में पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटमार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मौलों के साथ उस पर हमला कर दिया। शाइस्ता खां खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, परंतु उसे इसी क्रम में अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खां के पुत्र तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शाहजादा मुआज्जम को आइस्ता खां का जगह लेने के लिए भेजा गया। क्योंकि आइस्ता खां ने 3 साल तक मावल में भारी लूटपाट की थी, इसलिए इसका हर्जाना वसूल करने में मुगलों को और चिढ़ाने के लिए शिवाजी ने संपन्न तटीय नगर सूरत पर हमला कर दिया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। ये एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4 जगह की सेना के साथ 6 दिनों तक सूरत के आम जनों को छोड़कर धनाढ्य व्यापारियों से भारी संपत्ति लूट ली और फिर वापस लौट गए। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खान के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शाहजादा मुआज्जम तथा उप सेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार करने में अपने
योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुराजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। प्रसिद्ध इतिहास की संधि इस प्रकार था। नंबर 1 पर है, शिवाजी को मुगलों को अपने 23 किले जिनकी आमदनी 4 लाख हुण प्रति वर्ष थी देने होंगे। नंबर 2, सामान्य आय वाले लगभग 1 लाख हुण वार्षिक की आमदनी वाले 12 किले शिवाजी को अपने पास रखेंगे। नंबर 3, शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी। मुगल दरबार ने संभाजी को 5000 का मनसब एवं उचित जागीरदारी देना स्वीकार किया। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। नंबर 4, बालाघाट और कोक्कण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे तथा मुगल सेना के द्वारा बीजापुर पर सैन्य अभियान के दौरान बालाघाट की जागीरें प्राप्त होती, जिसके लिए शिवाजी को मुगल दरबार को 13 किस्तों में 40 लाख हुणों अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख हुणों का राजस्व भी वो देंगे। शिवाजी को आगरा बुलाया गया। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्रदान किए जाने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में नजर कैद कर लिया और उन पर 5000 सैनिकों को पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1666 को औरंगजेब का इरादा शिवाजी को मार डालने का था। वहां से शिवाजी और संभाजी दोनों 13 अगस्त 1666 को फलों के टोकरी में छिपकर फरार हो गए। संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी बनारस गया। पूरी होते हुए सकुशल 22 सितंबर 1666 को राजगढ़ पहुंच गए। इसे मराठाओं को नवजीवन सा मिल गया। औरंगजेब ने जय सिंह पर शक करके 11 अक्टूबर 1666 को उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के कुछ दिन बाद शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि यदि सम्राट उसे शिवाजी को क्षमा कर दे तो वो अपने पुत्र संभाजी को पुनः मुगल सेवा में भेज सकते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को इन शर्तों के स्वीकार कर उसे राजा की उपाधि प्रदान की। यशवंत सिंह की मध्यस्थता से 9 मार्च 1668 को पुनः शिवाजी और मुगलों के बीच संधि हुई। इस संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को बराबर की जागीर दी तथा उनके पुत्र संभाजी को पुनः उसका मनसब 5000 प्रदान कर दिया और शिवाजी को पुनः चाकन और सुपा का जिला लौटा दिया गया, परंतु सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। 1667 से 1669 के बीच के 3 वर्षों का उपयोग शिवाजी ने विजित प्रदेश को सुदृढ़ करने और प्रशासन के कार्यों में बिताया। 1670 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को दिए गए 23 किलो में से अधिकांश को पुनः जीत लिया। तानाजी मालसुरे द्वारा जीता गया कोंडाना, जिसका फरवरी 1670 में शिवाजी ने नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला था। 13 अक्टूबर 1670 को शिवाजी ने तीव्र गति से सूरत पर आक्रमण कर दूसरी बार इस बंदरगाह नगर को लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास
फिर से हराया। शिवाजी ने अपनी इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद दक्षिण की मुगल रियासतों से ही नहीं बल्कि उनके अधीन राज्यों से भी चौथे एवं सरदेशमुखी लेना आरंभ कर दिया। 15 फरवरी 1671 को सोलेहर दुर्ग पर भी शिवाजी ने कब्जा कर लिया। शिवाजी के विजय अभियान को रोकने के लिए औरंगजेब ने महाबत खां एवं बहादुर खां को भेजा। इन दोनों की सफलता के बाद औरंगजेब ने बहादुर खां एवं दिलेर खां को भेजा। इस तरह 1670 से 1674 के मध्य हुए सभी मुगल आक्रमण में शिवाजी को ही सफलता मिली और उन्होंने सोलेहर, मुलेहर, जवाहर एवं रामनगर आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। मराठों ने पाली और सतारा के दुर्गों को भी जीत लिया। सन 1674 तक शिवाजी ने इन सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र स्वराज की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी में गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, किंतु गंगा भट्ट ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उसने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वो राज्याभिषेक करेंगे। बालाजी आवाजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश में संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने 6 जून 1674 को राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से मना कर दिया। विवश होकर शिवाजी को अष्टप्रधान मंडल की स्थापना करनी पड़ी, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पेशवा एवं मंत्रियों का प्रधान था। प्रशासन में राजा के बाद जिसका सबसे ज्यादा महत्व था और इसकी तुलना प्रधानमंत्री से की जा सकती थी। नंबर 2, अमात्य वित्त मंत्री था। वो राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी था। इसकी तुलना मौर्यकालीन सम्राट के महामात्य से की जा सकती है। नंबर 3, मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। इसे बकिया नबीस भी कहते थे। नंबर 4, सचिव राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी काम करता था। नंबर 5, सुमंत विदेशी मंत्री। नंबर 6, सेनापति सैनिक प्रधान। नंबर 7, पंडित राव दान का अध्यक्ष। नंबर 8, न्यायाधीश कानूनी मामले का निर्णायक। विभिन्न राज्यों के दूतों प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। काशी के पंडित विश्वेश्वर जी भट्ट को इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, परंतु उसके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई जिजाऊ का देहांत हो गया। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए। इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्देश्य किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वो असफल रहे। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कर्नाटक का अभियान 1676 था। गोलकोंडा के मदन्ना एवं अक्कन्ना के सहयोग से शिवाजी ने बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करना चाहा, परंतु आक्रमण के पूर्व ही शिवाजी एवं कुतुब शाह के बीच संधि संपन्न हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। नंबर 1, शिवाजी को कुतुब शाह ने प्रति वर्ष 1 लाख ऊंट देने का स्वीकार किया। नंबर 2,
दोनों ने कर्नाटक की संपत्ति को आपस में बांटने पर सहमति जताई। शिवाजी ने जिद्दी एवं बल्लोर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जिज्जी को उन्होंने अपने राज्य की राजधानी बनाया। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति ओबिसिनियत सिद्दीकियों से भी हुआ। सिद्दीकियों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया था, परंतु वह पुर्तगालियों से गोवा तथा सिद्दीकियों से चैल और जंजीरा नहीं छीन सके। सिद्दीकी पहले अहमदनगर के आधिपत्य को मानते थे, परंतु 1638 के बाद वो बीजापुर के अधीनता में आ गए। शिवाजी के लिए जंजीरा को जीतना अपने कोंकण प्रदेश की रक्षा के लिए आवश्यक था। 1669 में उन्होंने दरिया सागर के नेतृत्व में अपने जल बड़े को जंजीरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था काफी सीमा तक दक्षिणी राज्य और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनका पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग समस्त मराठा देश में फैला हुआ था। पुर्तगालियों का आधिपत्य उत्तर में रामनगर से बंबई जिले में गंगावती नदी के तट पर करवार तक था। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बांग्लाना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पुणे जिले के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने समेट लेती थी। इस सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ही मरी अभिलेखों में शिवाजी का स्वराज कहा गया है। पश्चिमी कर्नाटक क्षेत्र कुछ देर बाद सम्मिलित हुए। स्वराज का एक क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। एक पुणे से लेकर सल्हर तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। नंबर 2, उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। नंबर 3, दक्षिणी देश के जिले जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोकाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। इन 3 सूबों को पुनः परगानों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगानों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। हाल ही में जीते गए आसन्नी, जिन्नी, बल्लोर, सन्नी एवं अन्य जिले जिन्हें समयाभाव के कारण प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं लाया जा सका, अधिग्रहण सेना की देखरेख में थे। केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहते थे, जिसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। शिवाजी अपने प्रधानमंत्री स्वयं थे और प्रशासन की बागडोर अपने ही हाथों में रखते थे। अष्टप्रधान केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे और न तो आगे बढ़कर कोई कार्य कर सकते थे और न ही नीति निर्धारण कर सकते थे। उनका कार्य शुद्ध रूप से सलाहकार का था। जब कभी उनकी इच्छा होती तो वो उनकी सलाह पर ध्यान देते थे, अन्यथा सामान्य उनका कार्य शिवाजी के निर्देशों का पालन करना और उनके अपने विभागों की निगरानी करना होता था। संभव है कि शिवाजी पुरोहित्य एवं लेखा विभागों के कामकाज में दखल न देते हो, किंतु इसका कारण उनकी प्रशासनिक अनुभावहीनता ही रही होगी। पेशवा का कार्य लोक हित का ध्यान रखना था। पंत अमात्य आय व्यय की लेखा परीक्षा करता था। मंत्री या वकनीस या विवरणकार राजा का रोजनामचा रखता था। सुमंत या विदेश सचिव विदेशी मामलों की देखभाल करता था। पंत सचिव पर राजा के पत्रकार का दायित्व था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। सेनापति एवं न्यायाधीश अपना अपना कार्य करते थे। वो क्रमशः सेना एवं न्याय विभाग के कार्यों की
देखरेख करते थे। शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी और वर्षा काल के दौरान सैनिकों को वहां रहने का स्थान भी उपलब्ध करवाया था। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30-40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घोड़सवार, 1 लाख पैदल सैनिक और 1260 हाथी थे। उनके तोपखाने के संबंध में ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु इतना ज्ञात है कि उन्होंने सूरत और अन्य स्थानों पर आक्रमण करते समय तोपखानों का उपयोग किया करते थे। नागरिक प्रशासन की भांति ही सैन्य प्रशासन में भी समुचित समंतर बने हुए थे। घोड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। बारगीर और घोड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। नंबर 2 सिल्हदार, जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घोड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलदार होता था। 10 जुमलेदारों की 1 हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक 50 हजारी होता था। वो सरनौबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भित्ति दिया जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे। किले विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वो बड़ी रकम खर्च करते थे। प्रत्येक किले के तिहरे नियंत्रण में रखा जाता था, जिसमें एक ब्राह्मण, एक मारा, एक कुंडली होता था। ब्राह्मण नागरिक और राजस्व प्रशासन देखता था। दो सैन्य संचालन और रसद को पहलुओं को देखते थे। यह आम धारणा है कि शिवाजी के सैनिकों को वेतन नगद दिया जाता था, किंतु उस समय की परिस्थितियों और क्षेत्र की सामान्य स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था भी एक आदर्श थी जिसे शिवाजी साकार करना चाहते थे। सिपाहियों, हवलदारों इत्यादि का वेतन या तो खजाने से दिया जाता था या ग्रामीण क्षेत्र की भारत आज्ञा द्वारा जिनका भुगतान कारकुन करते थे, किंतु निश्चित रकम के लिए भूमि या गांव देने की पहले से चली आ रही प्रथा को भी पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। 1674 की ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र संप्रभुता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता ने सहर्ष उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया। अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। वह एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे जो अपने धर्मरक्षक भूमिका पर गर्व करते थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए अपने 2 रिश्तेदारों को हिंदू धर्म में वापस लेने का आदेश देकर परंपरा तोड़ी। हालांकि ईसाई और मुसलमान बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्यक जनता पर अपना मत थोपते थे। शिवाजी ने इन दोनों संप्रदाय के आराधना स्थलों की रक्षा की। उनकी सेवा में कई मुसलमान भी शामिल थे। उनके सिंहासन पर बैठने के बाद सबसे उल्लेखनीय अभियान दक्षिण भारत का रहा, जिसमें मुसलमान के साथ कूटनीतिक समझौता कर उन्होंने मुगलों को समूचे उपमहाद्वीपों में सत्ता स्थापित करने में रोक दिया। शिवाजी ने भू राजस्व एवं प्रशासन क्षेत्र में अनेक कदम उठाए। इस क्षेत्र की व्यवस्था पहले बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि यह पहले कभी किसी राज्य का अभिन्न अंग नहीं रहा था। बीजापुर के सुल्तान, मुगल और यहाँ तक कि स्वयं मराठा सरदार भी अतिरिक्त उत्पादन के एक साथ ही लेते थे, जो इजारेदारी या राजस्व कृषि की कुख्यात प्रथा जैसी ही व्यवस्था थी। मालिक अंबर की राजस्व व्यवस्था में शिवाजी को आदर्श व्यवस्था दिखाई दी, किंतु उन्होंने उनका अंधानुकरण नहीं किया। मालिक अंबर तो माप की इकाइयों का मानकीकरण करने में असफल रहा था, किंतु शिवाजी ने एक सही मानक इकाई स्थिर कर दी थी। उन्होंने रस्सी के माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का
प्रयोग आरंभ किया। 20 छड़ियों का एक विधा होता था और 120 विधे का एक चवार होता था। शिवाजी के निर्देश अनुसार सन 1679 में अनाजी दत्ते ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारित हुआ। कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में लिया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। कृषकों को नियमित रूप से बीज और पशु खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था, जिसे 2 या 4 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाता था। अकाल या फसल खराब होने की आपात स्थिति में उद्धार पूर्वक अनुदान एवं सहायता प्रदान की जाती थी। नए इलाकों बसाने को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। शिवाजी महाराज को अपने पिता से स्वराज की शिक्षा ही मिली। जब बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी राजे को बंदी बना लिया तो एक आदर्श पुत्र की तरह उसने बीजापुर के शाह से संधि कर शाहजी राजे को छुड़वा लिया। इससे उनके चरित्र में एक उदार आह्वान नजर आता है। उसके बाद उन्होंने पिता की हत्या नहीं करवाई, जैसा कि अन्य सम्राट किया करते थे। शाहजी राजे के मरने के बाद ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। हालांकि वो उस समय तक अपने पिता से स्वतंत्र होकर एक बड़े साम्राज्य के अधिपति हो गए थे। उनके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार करते थे। यही कारण है कि उनके शासनकाल में कोई आंतरिक विद्रोह जैसी प्रमुख घटना नहीं हुई थी। वह एक अच्छे सेनानायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय भाग लिया था, लेकिन यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रुओं को मात देने में उनका साथ देती रही। शिवाजी महाराज की गानिमी कावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता है, विलोभनीयता से और आदर सहित याद किया जाता है। लड़ मैकाले द्वारा शिवाजी महान कहे जाने वाले शिवाजी महाराज की 1680 में 3 सप्ताह की बीमारी के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में 3 अप्रैल को मृत्यु हो गई। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी को मिले। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजाराम नाम का एक दूसरा पुत्र था। उस समय राजाराम की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, अतः मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया। उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपने पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा से अपनी 5 लाख सेना सागर लेकर दक्षिण भारत जीतने निकला। औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिल शाह 2 दिनों में और कुतुब शाही 1 दिन में ही खत्म कर दी, परंतु राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने 9 साल युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। संभाजी ने उसको अपने यहाँ शरण दी। औरंगजेब ने अब फिर जोरदार तरीके से संभाजी के खिलाफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने अंततः 1699 में संभाजी के बीबी के सगे भाई गणोजी सिक्के की मुखबरी से संभाजी को मुकरब खां द्वारा बंदी बना लिया। औरंगजेब ने राजा संभाजी के साथ बदसलूकी की और बुरे हाल में लाकर 1 मार्च 1699 में मार डाला। अपने राजा को औरंगजेब द्वारा बदसलूकी और बुरी हाल मारा हुआ देखकर सभी मराठा स्वराज्य क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से राजाराम के नेतृत्व में मुगलों से त्रिशत संघर्ष जारी रखा। 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजाराम की पत्नी ताराबाई ने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनाकर राज करती रही। आखिरकार 25 साल मराठा स्वराज्य से युद्ध लड़कर थका हुआ औरंगजेब उसी छत्रपति शिवाजी के स्वराज्य में
दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।